ये है अफगानिस्तान, भारत का पड़ोसी देश। और यहाँ शासन किसका है? तो तालिबान का। पर जो न्यूज़ रिसेंटली आई है वो ये कहती है कि तालिबान अब शायद भारत में वापस आ रहा है, क्योंकि भारत में जो डिप्लोमेटिक मिशन है, जो इनकी एम्बेसी है, वो दोबारा तालिबान वहाँ पर अपने ऑफिसर्स भेजेगा। तो पहली बात, क्या आपको पता है कि एम्बेसीज काम कैसे करती हैं और क्यों होती हैं और किसका शासन होता है एक एम्बेसी के ऊपर? क्यों तालिबान से अलग होकर पहले यहाँ एम्बेसी में और ऑफिसर्स रहते थे? और क्या तालिबान के लोग जब एम्बेसी में आके बैठेंगे तो क्या भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है? क्या ये कोई आतंकवादी हमले की तरह की साजिश है, या फिर उनका ये अधिकार है कि वो अपने लोग यहाँ भेज सकें? कैसे ये संबंध बढ़ते हैं और क्यों बनते हैं एम्बेसीज? क्या होता है कॉन्सुलेट? और क्यों जो लोग एम्बेसीज में होते हैं, यानी जो लोग एम्बेसडर यानी राजदूत होते हैं, उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता? उनके पास होती है इम्यूनिटी। अगर इनका कोई एम्बेसडर इंडिया में आया और कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, कुछ सा क्राइम हुआ, तो उनके पास इम्यूनिटी होती है। सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, तुर्कमेनिस्तान, ईरान या फिर भारत का एम्बेसडर कहीं और जाए, किसी और डिप्लोमेट जो भारत के किसी और देश में जाए, तो उनके पास भी ये विकल्प होता है कि वहां पर उनके पास इम्यूनिटी रहती है। छोटे मोटे क्राइम से वो मुक्त रहते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी? लास्ट में उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर देती है कि आपको इस देश में नहीं रहना, और वो फिर देश छोड़ के चले जाते हैं। क्या है ये सारी चीजें और क्यों तालिबान भारत में वापस आया है और क्या है एम्बेसी की पूरी कहानी, समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। और पहली चीज, क्या हो रहा है? तालिबान ने कहा है कि वो इंडिया में जो अफगानिस्तान का डिप्लोमेटिक मिशन है, यानी इनके जितने एम्बेसीज हैं, जितने इनके कॉन्सुलेट्स हैं, सब पे कंट्रोल लेने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो एम्बेसडर्स यहाँ ऑपरेट करते थे वो अलग तरीके से ऑपरेट करते थे, वो तालिबान को नहीं मानते थे। और तालिबान के टेक ओवर के बाद तालिबान की सरकार ने कहा था कि भारत हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो हम अपनी एम्बेसीज भारत में बंद कर देंगे। लेकिन अब जो बाकी के स्टाफ वहाँ पर हैं वो सब तालिबान को सपोर्ट कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान जो है, जो तालिबान ओन्ड है, उसको अपनी एलिजेंस दे चुके हैं कि भाई हम उनको मानते हैं, वही हमारी सरकार है, हम उनके अंदर ऑपरेट करेंगे। यानी अब ऑफिशियली जो तालिबान के कंट्रोल वाली अफगानिस्तान है, उसी के रूल्स, उसी की रेगुलेशन और वही जो गवर्नमेंट है वही ऑपरेट करेगी इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशंस में जो भी अफगानिस्तान का भारत में है। और इसका मतलब ये है कि एम्बेसी दोबारा काम करने लगेगी, यहाँ से दोबारा वीज़ा लगने लगेंगे, पासपोर्ट स्टैंप होने लगेंगे। और अगर आपको अफगानिस्तान जाना है या कोई व्यक्ति अफगानिस्तान से इंडिया में आया हुआ है, उन्हें आना जाना है, तो वो काम शुरू हो जाएगा। पहली बात, एम्बेसी की ज़रूरत क्या होती है? एम्बेसी का काम यह है कि एम्बेसी जिस भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में आप जाओ, वहाँ पर लगभग हर देश की एक एम्बेसी होती है। एम्बेसी का काम होता है उस देश के साथ कोई भी रिश्ते, अगर जैसे इंडिया है तो इंडिया में अमेरिका, चाइना, जापान, ब्राज़ील सबके एम्बेसीज हैं। तो अगर आपको ब्राज़ील जाना है या जर्मनी जाना है तो आपका जो ठप्पा लगता है स्टैंप, अगर आपके पास पासपोर्ट है वो लेके आप जाते हो, उसमें स्टैंप लगता है, वीज़ा मिलता है आपको। इन सभी कामों के लिए एम्बेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जैसे ब्राज़ील के लोग इंडिया में आके घूमने आए या कोई काम में आए, उनको कोई दिक्कत हुई तो वो कहाँ जाएंगे? भारत सरकार की भाषा उनको नहीं आती, उनको नहीं पता भारत सरकार का काम कैसे होता है। तो इसलिए हर देश के नागरिक कभी विदेश में हैं तो अपने एम्बेसी में जाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये इंडियंस जो ओवरसीज़ गए हैं उनके लिए जहाँ जहाँ वो हैं, इंडिया की एम्बेसी है, वहाँ आकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अफगानी लोगों के लिए इंडिया में एम्बेसी थी। दिक्कत तब शुरू हुई जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कंट्रोल आ गया और भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता था। तालिबान को मान्यता क्यों नहीं देता था? क्योंकि तालिबान एक ऐसा उग्रवादी ग्रुप है जिसने लगातार भारत के ऊपर पहले भी हमले किए। और यहाँ पर याद होगा आपको कंधार फ्लाइट का हाईजैक, काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी वो। IC-4814 जो काठमांडू से चली थी, इसको हाईजैक करके कंधार अफगानिस्तान में ले जाकर रखा गया था। और जहां भारत से कुछ टेररिस्ट छोड़े गए थे, तब जाकर इन्होंने ये जो यहाँ के पैसेंजर थे उनको आज़ाद किया था। उसी टाइम से ही और उसके पहले से भी इंडिया तालिबान को नहीं मानता था। तालिबान के थ्रू ही कश्मीर में बार बार आतंकवाद फैलाया जाता था। तो दोबारा तालिबान का शासन अफगानिस्तान में आने के बाद, तो पहले भारत अफगानिस्तान को मान नहीं रहा, उस सरकार को। तो एम्बेसी में जो लोग हैं पहले इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। बाद में जब पूरा कंट्रोल अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का हो गया, सारी सरकारी व्यवस्था तालिबान को ट्रांसफर हो गई, तो उन्होंने कहा भाई भारत हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो हम अपनी एम्बेसीज को बंद कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि ऐसी बात चली है कि जो भारत में अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स थे उन्होंने बोला कि हाँ भाई यही हमारी सरकार है, इनके साथ ही हमारा काम होना है, हम अपनी एलिजेंस इन्हीं को ओन करते हैं। और इसीलिए अब ये नॉर्मल सी बात हो गई कि यहाँ जो तालिबानी जो ऑफिशियल्स हैं अपने आप को मान रहे हैं कि वो तालिबान के ही सरकारी सिस्टम के अंदर काम करते हैं। तो इसीलिए अब एम्बेसी रीओपन हो जाएगी, वहाँ काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि मान लो ये एम्बेसी है, ठीक है, ये इंडिया है और ये अफगानिस्तान है। अब इंडिया कह रहा है हम इसको मानते नहीं हैं, और ये एम्बेसी वाले बेचारे वो भी कह रहे हैं हाँ इंडिया को कि हम भी इनको नहीं मानते, हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे। पर ऑपरेट करेंगे कैसे? देश तो उनके कंट्रोल में है। तो इवेंचुअली अब जाकर जो सर्विसेज हैं वहाँ स्टार्ट हो जाएंगी। और अफगानिस्तान के जो कॉन्सुलेट्स हैं, जैसे मुंबई में, हैदराबाद में, यहाँ पर भी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लगातार विजिट्स की थी, अब ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। और भारत बिल्कुल जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं
जो इंडिया की डिप्लोमेसी है वहाँ पर इनके लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे और ये नॉर्मली ऑपरेट करना शुरू होने वाला है। और इसका मतलब ये है कि शायद भारत और तालिबान के बीच में बात का एक नया अवसर खुल सकता है। इसके बारे में बात करें, इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि मान लो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बेसिक लेवल से तैयारी करनी है, 2025 आपका टारगेट है, दिक्कत क्या आएगी, इतना लंबा पीरियड है, आप मोटिवेट नहीं रह पाओगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। 2 दिन पढ़े, 10 दिन पढ़े, 2 महीने पढ़े, फिर एक हफ्ता भी रिदम टूटा तो फिर वो रिदम बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, कोई आपके पास कोई शेड्यूलिंग नहीं है। तो इन सब का सॉल्यूशन लेके आया है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपनी फाउंडेशन कोर्सेज के साथ, जहां आपको डिटेल में हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स से लेके इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, हर चीज़ आप पढ़ेंगे, और वो भी एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ जस्ट 10,999। केवल इसी दाम पर आपको बेहतरीन क्लासेस मिल रही हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको गाइड भी करेंगी, आपको मोटिवेटेड भी रखेंगी, आपको अकाउंटेबल भी बनाएंगी, और सारा रिसोर्स आपके पास होगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इतना इन्फॉर्मेशन मार्केट में ओवरलोड हो चुका है कि स्टूडेंट कुछ भी पढ़ते हैं, तो क्या सही है क्या गलत है इसको छांटने में आपकी मदद करेगा। और हाई क्वालिटी क्लासेस विद द बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज आपको मिलेगी इसके अंदर, क्वालिटी एट द कॉस्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी। और ये 2 बैचेस हैं, इंग्लिश के और हिंदी के, टाइटन और संकल्प, ये दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन करिए इस कोर्स को, ताकि अपनी प्रिपरेशन को नई उड़ान दे पाएँ। अब जब बात आई उड़ान की, तो भारत से अब फ्लाइटें और लोग जो है उड़ के अफगानिस्तान जा पाएंगे, क्योंकि तालिबान लगभग टेक ओवर कर रहा है अफगान डिप्लोमेटिक मिशंस का इंडिया में, और इसका मतलब एम्बेसीज दोबारा खुलेंगी और वहाँ ऑफिशियली अब तालिबान का ठप्पा लगेगा इनके ऊपर, और तालिबान वाला जो अफगानिस्तान का झंडा है वो फहराएगा तालिबान एम्बेसी के ऊपर। अब बात ये आती है कि एम्बेसीज पे काम कैसे होता है, चीज़ें होती कैसी, रूल्स क्या है, क्यों मैंने कहा कि उनके पास इम्यूनिटी होती है। तो देखिए, एक वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है 1961 का, इसमें लगभग दुनिया के सभी देशों ने साइन किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी 2 देश हैं आपस में जब बात करते हैं, चाहे हिंसा की स्थिति क्यों ना, युद्ध की स्थिति क्यों ना हो, तब भी लेकिन कभी जो डिप्लोमेट है उनको हानि नहीं पहुंचाई जाती। ये आज की बात नहीं है, अगर आप महाभारत के काल की भी बात करो तो वहाँ पर फेमस कोट है, जब श्री कृष्ण जाते हैं कौरवों की से बात करने एक कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कि भाई ज़मीन की कुछ लेन देन करके आप मामला सेटल कर लो, तो वहाँ उनको बांधने के लिए भेजा जाता है। तो वो कहते हैं वहाँ अपने शब्दों में कि जो राजदूत है उसकी अपने गरिमा का सम्मान नहीं किया, क्योंकि राजदूतों का गरिमा का सम्मान इतिहास से ही होता आ रहा है। क्योंकि चाहे भारत में ही नहीं, आप कहीं भी जाएं तो वहाँ पर कहा जाता था, राजा भी एक दूसरे को जब अपने मैसेंजर भेजा करते थे या जो अपने डिप्लोमेट भेजा करते थे, वो जाके उनकी तरफ से बात किया करते थे, और नॉर्मली रिलीजियसली और सोशली इसका कस्टम था कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि ये एक आपका संदेश वाहक है। ठीक उसी तरह इसको एक एग्रीमेंट का फॉर्म दिया गया 1961 में वियना कन्वेंशन के तहत, जिसके तहत जो भी लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं देश, उनमें ये ट्रीटी हुई कि भाई हम एक दूसरे के डिप्लोमेट का सम्मान करेंगे। और जो भी एम्बेसी होती है ना किसी देश की, जो भी कंसुलेट होता है, जो एम्बेसी मान लो अफगानिस्तान की इंडिया में है, वहाँ अफगानी झंडा फहराएगा, वहाँ अफगानिस्तान का लॉ चलेगा। यानी भारत के देश में अगर आप पाकिस्तान एम्बेसी जाओ तो वो पाकिस्तान का इलाका है, उसमें आप बिना परमिशन एंटर नहीं कर सकते, बिना पाकिस्तान के एम्बेसडर की परमिशन के इंडियन पुलिस एंटर नहीं कर सकती। इसीलिए आपको याद होगा स्नोडन, एडवर्ड स्नोडन, और उससे पहले जूलियन असांज जो विकीलीक्स के फाउंडर थे, वो इक्वाडोर की एम्बेसी में बैठे हुए थे लंदन में, सालों वहाँ रहे और वहाँ की पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई वारंट होने के बावजूद, क्योंकि आप एम्बेसी में घुस नहीं सकते सीधा सीधा। इसलिए ईरान में जब इतना हिंसा हो रही थी, तब भी उनकी एम्बेसी को ईरान की गवर्नमेंट ने सिक्योर करके रखा हुआ था, क्योंकि एम्बेसी को देखा जाता है इंटरनेशनल लॉज के तहत कि वहाँ के डिप्लोमेट और वो इलाका सेव करना आपका एक तरह से ह्यूमन राइट है, देश से देश संबंधों का बेसिक नेसेसिटी है ये, तभी जाकर लोग किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाएंगे। और इसलिए इस कन्वेंशन के तहत एम्बेसडर्स हर देश से भेजे जाते हैं। जैसे रिसेंटली इंडिया और कनाडा का विवाद हुआ, वहाँ भी इंडिया ने कहा था कि हमारे डिप्लोमेट कम है कनाडा में कनाडा के डिप्लोमेट इंडिया में ज़्यादा हैं, तो इंडिया ने कहा था कि कनाडा के कुछ डिप्लोमेट्स का हम इम्यूनिटी खत्म कर देंगे। इम्यूनिटी खत्म होने का मतलब कि वो भी क्रिमिनल लॉज के अंदर वायबल हो जाएंगे। भारत में कोई अगर वो क्राइम करते हैं छोटा मोटा, तो उनके ऊपर भारत का लॉ लगना चालू हो जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया जा सकता है। इसलिए वो चले गए थे इंडिया से बाहर। तो इसीलिए नॉर्मली ये देखा जाता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जिन भी देशों के बीच में है वो वियना कन्वेंशन को मानते हैं। और इसकी अभी सिचुएशन ये है कि लगभग दुनिया के सभी देशों ने ये वियना कन्वेंशन साइन किया हुआ है। इसके अंदर हर डिप्लोमेट का, हर एम्बेसडर का एक पर्टिकुलर अधिकार होता है, उसका सम्मान करना प्रत्येक होस्ट कंट्री के। जैसे भारत में कहीं के एम्बेसडर आए तो भारत होस्ट कंट्री है, उसको सम्मान करना पड़ेगा। इस कन्वेंशन में जो भी नियम है, यानी इम्यूनिटी देना हो गया, या फिर उनके जो उनका इलाका है वहाँ पे उनके लॉज और उनके रूल्स लगेंगे, इसका सम्मान करना, ये बेसिक नेसेसिटी है। तो अब तालिबान के आने के बाद ये चीज़ें शायद ये होगा कि अफगानिस्तान से तालिबान का शासन है और तालिबान अब शायद एम्बेसी ऑपरेट करे, तो बेहतर
रिश्ते तो नहीं, क्योंकि भारत अभी भी तालिबान को लेकर श्योर नहीं है कि इनके साथ बात करनी है या नहीं करनी है, लेकिन ये एक ब्रिज जरूर बना सकता है भारत और तालिबान में। बाद में कुछ शायद बात हो पाए, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पहले ही किया हुआ है। इंडिया ने 2 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। यहाँ तक कि उनकी जो पार्लियामेंट है जहाँ भी तालिबान बैठी हुई है वो भी भारत ने बनाई है। फ्रेंडशिप डैम बना के दिया, रिंग रोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में, जरान दलाराम हाईवे बनाया इंडिया ने। तो कई सारी चीज़ों पर भारत ने ऑलरेडी बहुत निवेश किया है। तो अगर तालिबान वहाँ काफ़ी समय तक रहता है तो भारत को ज़रूरी है कि आज नहीं तो कल जाकर अपने संबंध नॉर्मलाइज करने ही पड़ेंगे। और शायद इसीलिए तालिबान भी पाकिस्तान को लेकर थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। तालिबान नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जो कहेगा हम वो नहीं करेंगे, हम अपने हित के लिए जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, जो अफगानिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, उसी को फॉलो करेंगे और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ भी नहीं झेलेंगे। जबकि पहले जो ये कंधार का IC-814 जो हाईजैक किया गया था, वहाँ बात ये थी कि पाकिस्तान के कहने पर ही हाईजैक किया गया था और जो टेररिस्ट थे उसको छोड़ा गया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि रिसेंटली कुछ आतंकवादियों को जिन्होंने ऐसा किया था, जिन्होंने अटैक किया था, जो उसमें छोड़े गए थे, वो भी मारे गए पाकिस्तान में। देखा जा रहा है कि शायद अब ISI और पाकिस्तान आर्मी की पकड़ तालिबान पे कमज़ोर पड़ रही है। और रिसेंटली अब जब तालिबान भारत में वैसी कोऑपरेट करेगा तो शायद चीज़ें नॉर्मल हों, नॉर्मल तो नहीं पर एटलीस्ट एक वो रास्ता खुलेगा दोनों के संबंधों को फिर आगे की ओर ले जाने का। क्योंकि रियलिटी ये है कि भारत को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है और प्रिंसिपल जो हमारे सिद्धांत जो हम उसको मान सकते हैं, लेकिन सिद्धांतों से आगे बढ़ना पड़ेगा और अभी जो रियलिटी है उसको देखकर रिश्ते स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।